हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस कक्षा में हम संसदीय शासन प्रणाली के ऊपर चर्चा कर रहे थे। इस टॉपिक पर आधारित 1 से 25 तक प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम नेक्स्ट सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। अगला सवाल 26 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति क्या है? यानी कि संसदीय शासन प्रणाली की सफलता किस स्थिति में सुनिश्चित हो सकती है? एक प्रधान दल व्यवस्था का होना, द्विदलीय व्यवस्था का होना, एक दलीय व्यवस्था का होना, बहुदलीय व्यवस्था का होना। तो आइए इस सवाल का राइट उत्तर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। द्विदलीय व्यवस्था होना संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति है। दो ही दल होने चाहिए, जैसे कि ब्रिटेन में। लेकिन भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, लेकिन भारत ने बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया है। संसदीय शासन स्तर द्विदलीय व्यवस्था वाले देशों में सुचारू रूप से चलता है, जहां एक दल शासन करे तथा दूसरा दल वफादार विपक्ष का गठन करता है। किंतु यह बहुदलीय व्यवस्था तथा दायित्वहीन विपक्ष की बुराइयों से भरे देशों में असफल होता है। यानी कि संसदीय शासन है प्रणाली है जो बहुदलीय व्यवस्था और दायित्वहीन विपक्ष की बुराइयों से भरे देशों में यह असफल होता है। संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए द्विदलीय व्यवस्था आदर्श स्थिति है। कई विचारक कहते हैं कि दो ही दल होने चाहिए और दो ही दलों को संसदीय शासन प्रणाली की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। अगला सवाल 27 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? यानी कौन सा पद केवल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पाया जाता है संसदीय शासन प्रणाली में? राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, राजा का पद। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। प्रधानमंत्री का पद केवल संसदीय शासन प्रणाली में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद संसदीय शासन प्रणाली में भी पाया जा सकता है और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में भी पाया जा सकता है। व्याख्या देख सकते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की तो वह दूसरी वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति, राजा, सम्राट, सम्राज्ञी किसी नाम में हो सकती है तथा दूसरी वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में होती है। ज्ञातव्य है कि सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जो संसद के निचले सदन अर्थात लोकप्रिय सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की जो कार्यपालिका है, ये दोनों ही राष्ट्रपति में निहित होती है। वेरी वेरी मस्ट यहां से सवाल आ सकता है कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में जो वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की जो कार्यपालिका, उसमें कोई अंतर नहीं पाया जाता, क्योंकि यहां पर वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका दोनों राष्ट्रपति में निहित होती है तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होता।
संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करती है, संचालित होती है, जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते। इसलिए संसद का निर्वाचन के बाद पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। यानी संसद का जब निर्वाचन होता है उसके बाद उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। कौन? सांसद। सांसद पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि मंत्रिपरिषद की जो कार्रवाई से संबंधित सूचना है उसको वे उजागर नहीं कर सकते। अगला सवाल 28 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, इसी से जुड़ा हुआ है, अभी हमने चर्चा की थी। संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है। संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, उसका क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, मंत्रिमंडल की बैठकों का समय तथा तिथि सार्वजनिक रूप से बताए नहीं जाते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मंत्रिमंडल की बैठकों का समय और तिथि हम सार्वजनिक रूप से नहीं बताए, ये बताए जाते हैं। दूसरा कथन है कि मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं करते। यह ऑप्शन आपका राइट होगा कि मंत्रिमंडल के सदस्य है जो संसदीय सरकार के गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, और गोपनीयता का सिद्धांत यह कहता है कि मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। ये मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों से गोपनीय सलाह करता है और निर्णय लेता है, इसका मतलब ये नहीं है। अगला सवाल 29 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन है? यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन आपका बी। संसदीय शासन व्यवस्था में वैधानिक संप्रभु है जो संसद होती है, पार्लियामेंट होती है। ब्रिटेन की संसद है जो एक संप्रभु संसद है, क्योंकि उसके कानून को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि भारत की संसद संप्रभु नहीं है। ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, इसका मतलब है कि ब्रिटेन की संसद जो भी कानून बनाएगी उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा जा सकता है कि ब्रिटेन की संसद केवल ये नहीं कर सकती, पुरुष को महिला नहीं बना सकती और महिला को पुरुष नहीं बना सकती, इसके अलावा सब कुछ कर सकती है। ब्रिटेन की संसद के बारे में यह कथन कहा जाता है, जबकि भारत की संसद संप्रभु नहीं है, क्योंकि भारत की संसद यदि कानून का निर्माण करेगी, यदि वह जनता के हित में वह सही है या नहीं है उसको न्यायालय देखेगा। उसकी न्यायिक समीक्षा के अधीन कानून है भारत की संसद की। तो इस प्रकार भारत की संसद संप्रभु नहीं है, जबकि ब्रिटेन की संसद संप्रभु है। और संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? संसद होती है। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। संसदीय शासन में सामान्यतः संसद को संप्रभु माना जाता है, अर्थात संसद सर्वोच्च होती है तथा समस्त विधि का स्रोत भी होती है, यानी कानून का स्रोत संसद है। यदि भी कि संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत ग्रेट ब्रिटेन में ही अपनाया गया है, यानी कि वहां पर इस सिद्धांत को अपनाया गया है, क्योंकि अन्य संसदीय शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया जाता है। ब्रिटेन में ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है, लेकिन जो भारत है यहां पर संविधान सर्वोच्च है, न कि संसद, क्योंकि संविधान ये व्यवस्था करता है न्यायिक समीक्षा की, जुडिशियल ड्यू। जो संसद कानून का निर्माण कर रही है
वह सही है या नहीं है, इसका रिव्यू कौन करेगा? भारत का सुप्रीम कोर्ट। इसलिए भारत की संसद संप्रभु नहीं, जबकि ब्रिटेन की संसद संप्रभु है। वहां पर संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत अपनाया गया है ब्रिटेन में। अगला 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। संसदात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती? यानी संसदीय सरकार इन चारों में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती? लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, राजनीतिक दल, कठोर संविधान। बहुत ही अच्छे सवाल है, PYQ है। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। संसदीय सरकार है जो राजनीतिक दलों के बिना कार्य नहीं कर सकती। संसदीय सरकार के पहिए है राजनीतिक दल, तो ऑप्शन सी राइट होगा। क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में लिखित संविधान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कठोर संविधान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन राजनीतिक दल होने जरूरी है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। जबकि भारत का संविधान लिखित है, भारत में संसदीय व्यवस्था है, लेकिन ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था है, वहां पर संविधान अलिखित है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका अपनाया गया, जबकि ब्रिटेन में इस प्रकार की स्वतंत्र न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट नहीं है। राजनीतिक दल के बिना संसदात्मक सरकार कार्य नहीं कर सकती। जैसे कि लॉर्ड ब्राइस कहते हैं, राजनीतिक दल अनिवार्य हैं, कोई भी बड़ा स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता। लॉर्ड ब्राइस भी बड़े विद्वान हैं जिन्होंने कहा कि राजनीतिक दल अनिवार्य हैं, उसके बिना कोई भी बड़ा स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता। यानी कि राजनीतिक दल संसदीय व्यवस्था के पहिए है, आधार स्तंभ है। 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि मंत्रिपरिषदीय व्यवस्था की सरकार में शक्ति कार्यपालिका में केंद्रित हो जाती है, इसका कारण क्या है? यानी कि जो मंत्रिपरिषदीय व्यवस्था है, यानी प्रधानमंत्री जो व्यवस्था है सरकार की, उसमें सरकार में शक्ति कार्यपालिका में केंद्रित हो जाती है, इसका कारण क्या है? संसदीय नियंत्रण विरला ही प्रभावशाली होता है और मंत्रिपरिषद में केवल बहुमत दल के ही सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्य अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इन तीनों में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कोट का चयन करना है। ये IAS प्री ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस 1993 का सवाल है। अच्छे सवाल है। सवाल था कि मंत्रिपरिषदीय जो सरकार है, कैबिनेट सिस्टम है, उसमें शक्ति कार्यपालिका में केंद्रित हो जाती है, इसका कारण क्या है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा पहला और दूसरा, कि संसदीय नियंत्रण विरला ही प्रभावशाली है। यानी कि शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में निहित क्यों हो जाती है? इसका कारण है कि संसद का नियंत्रण कम रहता है, विरला ही प्रभावशाली होता है, और मंत्रिपरिषद में केवल बहुमत दल के ही सदस्य होते हैं। जिसको बहुमत प्राप्त होगा संसद में, वही मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे। ये दो महत्वपूर्ण कारण हैं शक्ति कार्यपालिका में केंद्रित होने का। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्याध्यक्ष द्वारा की जाती है, हेड ऑफ स्टेट के द्वारा की जाती है। इस कारण कार्यपालिका में शक्ति अधिक केंद्रित हो जाती है। यह कथन सही नहीं है। संसद का नियंत्रण कार्यपालिका पर कम है, विरला ही प्रभावशाली होता है, और मंत्रिपरिषद में केवल बहुमत दल के ही सदस्य होते हैं। इन दो कारणों से शक्ति कार्यपालिका में केंद्रित हो जाती है। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। 1 और 2 सही है।
व्याख्या क्या कहती है कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का सम्मिलन होता है। यानी कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायित्व का सिद्धांत है जो संसदीय व्यवस्था में कार्य करता है। व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। व्यवस्थापिका सामान्यतः निचले सदन यानी बहुमत दल प्राप्त राजनीतिक दल ही सरकार का निर्माण करते हैं। तब तक सत्ता में रहती हैं जब तक उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। इस प्रकार सामान्यतः ये माना जाता है कि मंत्रिपरिषद सरकार पर संसद का नियंत्रण रहता है, परंतु व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल ही संसद को नियंत्रण करती है। यानी कैबिनेट ही संसद को चलाता है, क्योंकि बहुमत दल प्राप्त करने वाला ही राजनीतिक दल सरकार बनाता है। जिसको संसद में बहुमत प्राप्त होगा वही सरकार का निर्माण करेगा और वही कैबिनेट का निर्माण करेगा और वही संसद को चलाएगा, सुविधानुसार संसद को संचालित करता है। थर्टी 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। यदि भारत में वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो क्या होगा। यानी कि भारत है जो संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो क्या स्थिति होगी। इनमें से चार ऑप्शन आपके समक्ष है। शासन अध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर रहेगा, मंत्रिमंडल का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करेगी, सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार से वंचित हो जाएगा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहेगी। यानी कि यदि भारत संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपना लेता है तो क्या व्यवस्था होगी। चार ऑप्शन आपके समक्ष है, ए, बी, सी और डी। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। शासन अध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर रहेगा यदि भारत है जो संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपना लेता है। जैसे कि अमेरिका ने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपना रखा है, वहां पर कार्यकाल स्थिर है, राष्ट्रपति का 4 वर्ष का कार्यकाल रहता है। मंत्रिमंडल का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करेगी, बिल्कुल नहीं होगा। मंत्रिमंडल का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करेगी, यह बिल्कुल नहीं होगा यदि अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो, क्योंकि शासन अध्यक्ष चाहेगा वही मंत्री बनेगा। सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार से वंचित हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहेगी, बिल्कुल नहीं। कार्यपालिका स्वतंत्र रहेगी, व्यवस्थापिका स्वतंत्र रहेगी और न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी, क्योंकि यहां पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कार्य करेगा। सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी यहां पर कार्य करेगी। तीनों अपने निर्धारित क्षेत्र में कार्य करेंगी, इसलिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो शासन अध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर रहेगा, क्योंकि अध्यक्ष सरकार में राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए ही निर्वाचित किया जाता है। भारत एक राज्य ही नहीं अपितु एक उपमहाद्वीप है। अधिक जनसंख्या में बहुभाषावित अनेक धार्मिक संप्रदाय, हजारों जातियां, प्रादेशिक तथा सांस्कृतिक रूप से विविधीकरण हुआ है। इसलिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति राष्ट्रपति में होने के कारण संपूर्ण देश को प्रतिनिधित्व देना संभव नहीं हो सकता। अतः संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। यानी कि हमने संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को क्यों नहीं अपनाया। इसका कारण यह है क्योंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ कई प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, कई जातियां रहती हैं और अधिक जनसंख्या है, बहुभाषावित। इन तमाम कारणों के कारण भारत ने राष्ट्रपतीय शासन पद्धति को नहीं अपनाया और भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। और संसदीय शासन प्रणाली में शक्ति है जो किसी एक व्यक्ति के केंद्र में नहीं रहती है। जैसे कि अमेरिका में संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में नहीं थे। कहना का मतलब कि राष्ट्रपति वहां पर शक्तिशाली है,
भारत में कोई शक्तिशाली नहीं है। थर्टी थ्री नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। संसदीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। संसदीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुखिया के द्वारा अपनी मनमर्जी से, सरकार के मुखिया द्वारा। राज्य के मुखिया को हम कहते हैं हेड ऑफ स्टेट, और ये होता है राष्ट्रपति। हेड ऑफ स्टेट कौन है? भारत का राष्ट्रपति। जबकि हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? प्रधानमंत्री। विधान पालिका का द्वारा, सरकार के मुखिया की सिफारिश पर राज्य की मुखिया के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट होगा। यानी कि संसदीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। तो सरकार का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। और राज्य का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति है जो मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रियों की नियुक्ति सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राज्य के मुखिया राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रीगण व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, निम्न सदन के प्रति। 34 नंबर सवाल है, सरकार का वर्गीकरण संसदीय एवं अध्यक्षात्मक के रूप में किया जाता है किन आधारों पर? यानी कि सरकार का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है, लेकिन संसदीय और अध्यक्षात्मक के रूप में जो वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है? विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर, राजनीतिज्ञों एवं सिविल सेवकों के बीच संबंधों के आधार पर, लिखित एवं अलिखित संविधानों के आधार पर, दुष्परिवर्तनशील एवं सुपरिवर्तनशील संविधानों के आधार पर। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन आपका ये राइट होगा। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर हमने संसदीय और अध्यक्षात्मक सरकार के दो भाग बताए हैं, जबकि हम शक्ति के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के आधार पर हम सरकार के दो और भाग पढ़ते हैं, एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार, यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। जहां पर शक्तियों का फैलाव होगा वहां पर फेडरल गवर्नमेंट होगी, और जहां पर शक्तियों का केंद्रीकरण होगा वहां पर एकात्मक सरकार होगी, यूनिटरी गवर्नमेंट होगी। लेकिन संसदीय और अध्यक्षीय का जो विभाजन का आधार है वो है विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर। ऑप्शन आपका ये राइट होगा। तो आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। अगला सवाल 35 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? जो नहीं है वो आपको चयन करना है। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अध्यक्षात्मक सरकार है जो ये व्यवस्था भारत की नहीं है, भारतीय संविधान की नहीं है, तो किसकी है? यूएसए की है। जबकि संसदात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और संघात्मक सरकार, ये तीनों विशेषताएं भारत के संविधान की है। तो आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। थर्टी सिक्स नंबर सवाल है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है?
यानी कि भारत ने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, लेकिन हमारा मॉडल ब्रिटेन के मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। यहां आपको दो कथन दिए गए और फिर आपको सही कूट का चयन करना है। जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है तथा अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। दूसरा है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। इन दोनों आधारों पर भारत ने जो संसद का मॉडल अपनाया है और ब्रिटेन का जो संसदीय मॉडल है उनमें भिन्नता है। यह आधार है दोनों ही कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। तो एक तो इस आधार पर भिन्न है और दूसरा इस आधार पर भिन्न है कि जहां तक विधि निर्माण का संबंध है तो ब्रिटेन की संसद सर्वोपरि है अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति सीमित है, न्यायिक समीक्षा के अधीन है भारत में। और दूसरा आधार यह है कि भारत में संसद के किसी भी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं। तो इन आधारों पर भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से भिन्न है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। यह आपका IAS प्री 2021 का सवाल है, तो ऑप्शन आपका सी है। विधि निर्माण के संबंध में ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है क्योंकि वहां पर संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत है, परंतु भारतीय संसद की शक्तियां पर अनेक बंधन लगे हुए हैं। इसका प्रमुख कारण है कि भारत में लिखित संविधान का होना, जबकि ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। साथ ही संसद के स्थान पर संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया जाता है, जबकि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया जाता है। साथ ही संविधान में उल्लेखित शब्द विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ न्यायिक पुनरावलोकन तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित आधारभूत ढांचे का सिद्धांत एवं मूल अधिकार जैसे उपबंध संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित करते हैं, यानी कि संसद की शक्ति को सीमित करते हैं। हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को अपनाया है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा है नहीं। और यहाँ पर न्यायपालिका द्वारा आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया। मूल अधिकारों के संबंध में जैसे जो उपबंध है वो भी संसद की शक्ति को सीमित करते हैं। संविधान के आर्टिकल 145 क्लोज 3 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय विधि के सारवान प्रश्न संबंधी विनिश्चय में सुनवाई करने के प्रयोजन से गठित पीठ में न्यूनतम जजों की संख्या 5 सुनिश्चित करेगी, अर्थात ऐसे मामलों की सुनवाई संविधान पीठ करेगी। तो ये भी आर्टिकल अपने आप में महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल 145 का क्लोज 3 कहता है कि यदि विधि संबंधी कोई सारवान प्रश्न है तो सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की, कम से कम 5 जज उसमें होने चाहिए, संविधान पीठ का गठन कर सकती है। आर्टिकल 145 क्लोज 3 के तहत यदि विधि के सारवान प्रश्न संबंधी कोई विवाद हमारे सामने आता है तो ये बात है जो आर्टिकल 145 क्लोज 3 में लिखी गई है। यहां से भी सवाल आ सकता है। 37 नंबर सवाल है, भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? जर्मन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, अमेरिकन कांग्रेस, फ्रेंच पार्लियामेंट। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है भारत की संसद। अगला सवाल 38 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण क्या है? वह किसको क्रियाशील बनाता है?
साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, और समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण क्या है? वह किसको क्रियाशील बनाता है? तो आइए इस सवाल का राइट उत्तर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि यह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। यह आपका आईएएस प्री 2017 का सवाल है कि लोकतंत्र का सबसे बढ़िया गुण यह है कि यह साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में लोग अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। तो आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसक गई? यानी कि वह कौन सा दशक था जिसमें संसदीय व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसक गई, यानी सेंट्रलिटी टू फेडरलिज्म की तरफ। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। 1980 के दशक में भारत में संसदात्मक व्यवस्था है जो केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसक गई। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। उन्नीस सौ 1980 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में संसदीय व्यवस्था केंद्रीयता के सिद्धांत से संघवाद की ओर बढ़ी है। 1983 ईस्वी में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बेंगलोर में हुई जिसमें राज्यों की स्वायत्तता की समस्या पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक के परिणाम स्वरूप केंद्र तथा राज्यों के संबंधों का अध्ययन करने के लिए सरकारी आयोग की नियुक्ति की गई थी केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में, जिससे उपरोक्त तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है। तो इस प्रकार हमने संसदीय प्रणाली पर आधारित लगभग 40 सवालों के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली पर आधारित सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट।